नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग यहाँ पे, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं अपनी NCERT का महासंग्राम, जिसमें हम लोग कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी NCERT बुक का एक संकलन देख रहे हैं। सामान्य अध्ययन में जो भी NCERT बुक का योगदान है वो पूरा देख रहे हैं। इसके साथ ही में हम लोग जो कर रहे हैं ये पॉलिटी का अपना कर रहे हैं इस समय, कि पॉलिटी खत्म हो जाने के बाद मतलब जीएस और जीके का पूरा एक तरह से हम लोग देख रहे हैं। वो आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और साथ में अलग वीडियो में मिल जाएगा। एक दिन आपको ये वीडियो मिलेगा, एक दिन आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जैसे कि क्या है पॉलिटी का पूरा इसमें हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए हमने वहां पे पॉलिटी को स्टार्ट किया है। यहाँ पे पॉलिटी हम लोग क्लास 6 की खत्म कर चुके हैं और इस समय एनसीईआरटी क्लास 6 की हम लोग क्या चला रहे हैं, तो ज्योग्राफी चला रहे हैं। ज्योग्राफी में अभी हम लोगों ने 2 चैप्टर देख चुके हैं और आज ये जो अध्याय है ये 3 नंबर अध्याय है। ये चैप्टर का नाम क्या है, तो पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी की गतियां कैसी हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहला चैप्टर जो देखा था वो हमारा क्या चैप्टर था उसको भी देख लें। जैसे कि पहला देखा था सौरमंडल में पृथ्वी, पूरे जो सौरमंडल में पृथ्वी कहाँ पे स्थित है उसके बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी यहाँ पे लिया। इसका ग्लोब देखा था और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझा था बहुत अच्छे से। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, पृथ्वी की गतियां। इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे अपना पूरा ये सेक्शन कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अपना इतिहास हिस्ट्री क्लास 6 की क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 की हिस्ट्री रहेगी। ठीक, क्लास 6 की हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग पृथ्वी की गतियों को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या समझाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि ये अध्याय नंबर 3 है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 6 का, पृथ्वी की गतियां, यहाँ पे प्रारंभ होता है। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। जैसे इस चीज को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वाला वीडियो है उसमें हम लोगों ने दोनों को दिखाया था कि एक तो वो अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो सन होता है सन के चारों साइड घूमती है। ये दोनों हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे पृथ्वी तो एक अपने अक्ष पे घूम रही है और दूसरी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये दोनों गतियों के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो वही चीज कह रहा है, जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन, जो अपने अक्ष पे घूमती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। एवं होती है एक परिक्रमण, जो ये वाली गति होती है इसको बोलते हैं, इस गति को जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये जैसे यहाँ पे सूर्य हो जाता है तो सूर्य के चारों तरफ जब ये चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो इसको बोलते हैं परिक्रमण, इस गति को। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। देखिए ये यहाँ पे स्पष्ट रूप में कहा गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ये पॉइंट आपका पूरा ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में और नोट्स में बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। अब ये क्या कर रहा है, अपने जो कक्षीय सतह है उससे कितने अंश का कोण बनाती है, तो 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है एवं पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, और पृथ्वी प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, तो प्रकाश ये सूर्य से प्राप्त करती है। तो जब ये सूर्य के सामने जो भाग रहेगा, जैसे इस तरफ वाला भाग सूर्य के सामने है, तो इसी भाग पे जो है प्रकाश पड़ेगा, इस तरफ पूरा अंधेरा हो जाएगा। और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो जिस वही तरफ जो है सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां उजाला, वहां दिन हो जाएगा, बाकी रात हो जाएगा। यहाँ बता रहा 3.2 फिगर संख्या जो दिया गया है ये दिया गया है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। ये हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में ही देख लिया था कि दिन और रात का समय कैसे होता है, तो पृथ्वी का स्वयं के अक्ष पे घूमने के कारण होता है। और ये आपके आईएएस प्री की परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा, प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सूर्य की ओर भाग में दिन होता है। जैसे ये भाग देख लीजिए, यहाँ से जैसे है इतने पे सूर्य प्रकाश प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे दिन है, लेकिन वहीं पे इस साइड अब यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे रात है। ठीक, आगे देखते हैं, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन
तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। देखिए ये जो रेखा है जहां पे सूर्य के प्रकाश एवं अंधकार में डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्रदीप वृत्त बोलते हैं। ये भी आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना है। प्रदीप वृत्त क्या होता है, तो जो दिन और रात की को विभाजित करता है वो काल्पनिक रेखा को प्रदीप वृत्त कहा जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, मतलब जो अक्ष होता है जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो उसके अनुसार नहीं मिलता। ये 23.5 अंश का कोण बनाएगा। ये देखिए पृथ्वी के करीब समतल के लंब पे जो लंब पड़ता है ये पृथ्वी का समतल है, इस पे जो लंब डाला रहता है 23.5 अंश झुका होता है, वही जो है पूरा ये आपका बनता है प्रदीप्त। तो इस तरफ सूर्य रहेगा तो इस तरफ सूर्य रहेगा। यह वृत्त के साथ नहीं मिलता। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। कहाँ पे, तो 24 घंटे का समय लेती है। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब पृथ्वी की भैया जो अपने अक्ष पे घूमने की गति है इसको और क्या कहते हैं, तो इसकी दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि एक दिन में ये इतना ही घूमती है। आगे देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें और सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लें। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो, मतलब शहर एक्स जो है पीछे की तरफ हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। बाएं से दाएं घुमाना, जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा, और अगर गेंद आप घुमाती जारी रखेंगी तो एक्स धीरे धीरे सूर्य के से दूर चला जाता है और सूर्यास्त हो जाता है। तो वही सेम प्रक्रिया होती है जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। मान लीजिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे यहाँ पे मैंने क्या कहा, भारत। अब भारत यहाँ पे स्थिर हो गया। अब अगर यहाँ पे हम सूर्य मान ले रहे हैं और ये धीरे धीरे पृथ्वी को अपने अक्ष पे, यहाँ तो मैं घूमता हुआ नहीं दिखा दे सकता हूँ, अगर इसको मैं इस तरफ घुमाता हूँ या इस तरफ घुमाता हूँ तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे सूर्योदय होगा, इसका धीरे धीरे सूर्यास्त हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अगर ये घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा, एक ही तरफ सूर्य की किरण रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे सूरज हो गया तो सूरज एक ही तरफ दिखता रहेगा। यहाँ पृथ्वी हो गया, सूरज पृथ्वी पे एक ही तरफ उसकी रोशनी पड़ती रहेगी, दूसरी तरफ हमेशा अंधकार रहेगा। सूर्य की तरफ वाले भाग पर हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह से अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस अवस्था में अगर कहें तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन में सिंपल से बच्चे को कैसे समझाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पे न घूमे तब क्या होगा, तो वो इस कंडीशन को दिखाया जा रहा है। दूसरी, पृथ्वी की दूसरी गति है, सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। जो सूर्य के, मान लीजिए ये देखिए फिगर में यहाँ दिखाया गया, ये सूर्य है। सूर्य से देखिए इस तरफ आपका ये चक्कर लगा रहा है, कैसे, तो पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगा रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरब, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ पे आया। ठीक, परिक्रमण कहा जाता है, तो इसको परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4, मतलब 365 दिन तो पूरे साथ में क्या होता है, लगभग 6 घंटे भी तय करती है। अब यही 6 घंटे मिल के आपका 4 वर्ष में क्या बनते हैं, तो 4 वर्ष में ये 24 घंटे बनते हैं। और एक लीप वर्ष के रूप में इसको जोड़ दिया जाता है, तब फरवरी कितने की हो जाती, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, 29 की फरवरी कर दी जाती है और उसको बोलते हैं लीप वर्ष। अब यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 365 से ही 1/4, मतलब 365 तो पूरे साथ ही में 6 घंटे जो है इसको प्लस मिलते हैं। और 6 घंटे लगातार जब 4 वर्ष तक जोड़े जाते हैं तो 24 घंटे में परिवर्तित होता है। और वहीं पे फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है और इसको लीप वर्ष के रूप में 29 दिन का बना दिया जाता है। ऐसे नॉर्मल 28 दिन की फरवरी होती है। आगे चलते हैं, सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ा जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी
के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी में 28 दिन के बदले 29 दिन होता है और ऐसा जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। अब देखिए यहाँ पे लीप वर्ष की कहानी भी बता दिया गया। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर एक दिन क्यों जोड़ा जाता है। तो जोड़ने का कारण यही है कि 6 वर्ष हम 6 घंटे हमेशा हर वर्ष नहीं जोड़ते, एक उठा के एक साथ में एक दिन एक में साल में 4 साल बाद जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे हो जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक, अब चलिए उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लें। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, फिगर को समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करें, हम लोग उत्तरी गोलार्ध पे हैं, तो उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव पे क्या होगा? तो उत्तरी ध्रुव पे दिन होना चाहिए। अब उत्तरी ध्रुव पे कब दिन होगा? तो उत्तरी ध्रुव पे जब सूर्य यहाँ पे होगा, तो देखिए ये उत्तरी ध्रुव मतलब सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है। कब? तो यहाँ पे दिखा रहा 23 सितंबर। ठीक, यहाँ पे 21 जून। अभी क्या स्थिति है? तो अभी स्थिति ये देखिए ये है उत्तरी ध्रुव और ये यहाँ पे भारत पड़ेगा और इस समय की स्थिति ये है कि सूर्य इस यहाँ पे स्थित है। अब इसको बोलते क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल है इस समय और इसमें क्या दिखाया गया? इसको उत्तरी आयनांत बोलते हैं, आयांत। ठीक, इसको उत्तरी आयनांत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बसंत ऋतु बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, विषुव। ठीक, ये शरद ऋतु यहाँ हो जाएगी और यहाँ पे अलग। ये दक्षिणी गोलार्ध पे ग्रीष्म ऋतु हो जाती है और इसको दक्षिणी आयांत बोलते हैं, आयांत बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे शरद ऋतु ये दक्षिणी ध्रुव है, इसको भी विषुव बोलते हैं। मतलब 21 मार्च एवं कितना 23 सितंबर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों डेटें आपको याद रखनी, जो विषुव वाली डेट होती हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विषुव। ठीक, कितना? तो 21 मार्च एवं कितना हो जाएगा? तो ये 23 सितंबर, 30 सितंबर। दोनों दिनों में जो है क्या होता है? विषुवत रेखा पे, जो यहाँ की विषुवत रेखा होती है उस पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि विषुव क्या होता है, तो विषुव उस अवस्था को कहते हैं जब सूर्य की किरणें उस विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो उसे बोलते हैं विषुव। ये डेट कब होती है? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होती है। अब जैसे यहाँ पर बोलते हैं दक्षिणी आयांत, तो दक्षिणी आयांत कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है और 22 दिसंबर को मतलब मकर रेखा पे किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पे? तो मकर रेखा जो होती है, मकर रेखा, मकर रेखा पे किरण सीधी पड़ती है। कब? तो 22 दिसंबर को। और इस दिन के बाद क्या होता है? धीरे धीरे इधर बढ़ने लगता है व्यक्ति 22 दिसंबर के बाद, जनवरी के बाद, और धीरे धीरे कब? 21 जून आ जाता है। यहाँ पे कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है, तो यहाँ पे कर्क रेखा के पर सीधे जो है किरण पड़ती है। कहाँ पे? तो कर्क रेखा पर सीधे किरण पड़ती है। किस तारीख को? तो ये होती है 21 जून। मतलब जो कि 21 जून है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है, जिस दिन हमारे यहाँ योगा दिवस को मनाया जाता है। ये सबसे लंबा दिन होता है। इसके बाद धीरे धीरे लगातार दिन छोटे होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अच्छा, ये होता क्यों है? देखिए इसी के साथ में मौसम परिवर्तन भी होता है। जब यहाँ पे हम रहते हैं दक्षिणी आयांत पे, जहाँ पे मकर रेखा, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या याद करने की जरूरत है? यहाँ पे आपको पृथ्वी की संरचना याद करने की जरूरत। ये मान लीजिए पृथ्वी की संरचना, ये विषुवत रेखा है। ठीक, ये विषुवत रेखा हो गया। ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी मकर रेखा हो गई। ये आपकी विषुवत है, विषुवत रेखा हो गई। और ये वाली, और यहाँ पे आपकी क्या है? ये आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। ये थोड़ा सा ऊपर बन गई, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए जब सूर्य की किरण यहाँ होती है तो क्या होगा कि यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर सभी चीजें समान होंगी, मतलब सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर समान रूप से पड़ेगा। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे मकर रेखा पे कौन सी स्थिति में? 22 दिसंबर की स्थिति में जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती, तो यहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पहुंचेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे ठंडी होगी। दिसंबर में इसीलिए हमारे यहाँ ठंडी होती है। लेकिन वहीं जब सूरज की किरणें यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे कब? 21 जून को, तो यहाँ पे भयंकर रूप से गर्मी होती है। वहीं अगर देखें तो दक्षिणी गोलार्ध, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में यहाँ पे बहुत भयानक रूप से ठंडी पाई जाती है। तो ये अंतर होता है। ये क्यों होता है? मौसम परिवर्तन इसीलिए हो रहा है। तो मौसम परिवर्तन जो गति है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये सूर्य की जो परिक्रमण गति है, सूर्य के चारों ओर की परिक्रमण गति,
परिक्रमण गति। अब लेकिन वहीं पे दिन का परिवर्तन कैसे होता है, तो दिन के लिए क्या हम लोगों ने देखा, लास्ट में हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो ये दैनिक गति जिसको बोलते हैं अपने अक्ष पे, दैनिक गति या अपने अक्ष पे, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है उसी के कारण ये जो है दिन में परिवर्तन होता है और सूर्य के चारों तरफ उसके लिए मौसम में परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष पर एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हम इस चीज को पहले ही समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक बॉक्स दिया गया, आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिन और धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिन को कागज पर स्थिर कर दे और चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर पिनों को घेरते हुए धागे एवं छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल एवं धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल एवं धागे के साथ घुमाते जाइए। अब आपकी आकृति कागज पर बनेगी, वह दीर्घवृत्त होगी। मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 पिन बनाई गई हैं, 2 पिन से धागे फंसाए गए। धागे में आप पेंसिल फंसा लीजिए और उसी के चारों तरफ रोटेट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक आप पिन गाड़ दीजिए, यहाँ पे एक पिन गाड़ दीजिए। अब यहाँ पे एक धागा बना लीजिए, एक धागा ले लीजिए। धागा लेने के बाद इसमें धागे में यहाँ पे पेन फंसा लीजिए और पेन से इसको घुमाइए, तो जो ये आकृति बनेगी ये दीर्घवृत्ताकार की आकृति होगी। अब चलते हैं चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून क्या है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ये चीज हम समझ चुके हैं, इसको भी लेकिन नोट करना है आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में उष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य के तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अब क्या कह रहा है, उत्तरी ध्रुव जो होता है उत्तरी ध्रुव रेखा के वाले भाग पे लगभग 6 महीने तक दिन रहता है उत्तरी ध्रुव पे। जब उत्तर की तरफ सूर्य रहता है तो इधर 6 महीने दिन रहता है, जब दक्षिण की तरफ चला जाता है तो दक्षिण में 6 महीने दिन होता है और यहाँ पे 6 महीने रात हो जाती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध पे बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट, 21 जून को इन क्षेत्रों पे सबसे लंबा दिन, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एवं सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी आयनांत बोलते हैं। हम लोगों ने इसको भी देखा, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, तो उत्तरी आयनांत बोलते हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना और ये भी चीज याद रखना कि अगर पूछा जाए आपसे उत्तरी आयनांत किसको बोलते हैं, तो जब उत्कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं। और ये डेट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये डेट है 21 जून। आगे चलते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध पर लंबे दिन एवं छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। इस अवस्था को दक्षिणी आयांत बोलते हैं। अब वही स्थिति यहाँ पे आपको ये भी नोट कर लेना, दक्षिणी आयांत किसको बोलते हैं, जब मकर रेखा पे जब किरणें सीधी पड़ती है। डेट पूछा था तो डेट है 22 दिसंबर। दोनों चीजें आपको याद कर लेनी। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस कब मनाया जाता है, तो क्रिसमस मनाया जाता है दिसंबर में, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहेगा तो बिल्कुल वहां पे ग्रीष्म काल रहेगा। और वहां पे क्रिसमस कब मनाया जाता है, गर्मियों में मनाया जाता है। आगे ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ये चीज भी हम लोग देख चुके हैं। लास्ट वाले फिगर जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो इसमें मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी इस मात्र एक फिगर से, तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया गया 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। वहीं 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात
एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दिन और रात का परिवर्तन कैसे होता है। तो वो आपकी घूर्णन अक्ष पे घूमने के कारण दिन रात होता है, वहीं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण की वजह से आपका क्या होता है, तो मौसम परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ आओ करके सीखें। देखते हैं। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव की समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाइए। छड़ी में लगा हुआ झंडा लें, दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं पर भी गाड़ खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे को दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इस प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी के परिक्रमण मतलब जो होता है परिक्रमण सूर्य का पृथ्वी के अक्ष पर निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ही ऋतु परिवर्तन संभव होता है और ऋतु परिवर्तन होता है। अगर वो अपने अक्ष पे झुकी भी नहीं होगी तब भी ऋतु परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी, इसको भी नोट डाउन आपको कर लेना है। तो हम लोगों ने ये जो अपना तीसरा चैप्टर था इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, पृथ्वी की गतियां। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहली चीज तो इसमें कुछ भरे हुए हैं, लेकिन इसके साथ में भी कुछ प्रश्न है जो संक्षेप में आपको उत्तर लिखने हैं। इसके उत्तर आप लिख लीजिएगा। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है। अब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण पूछ रहा, तो यहाँ पे जब आप पहले पेज पे आएंगे, पहले पेज पे ही बताया गया है कि झुकाव कोण कितना होता है। तो आप झुकाव कोण यहाँ से देख सकते हैं। कोण कितना है, कक्षीय सतह से 66.5 अंश है। तो झुकाव कोण कितना है, 23.5 है। अगर ये लंब की वाली देखेंगे तो 23.5 अंश है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन क्या होता है, जब अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। परिक्रमण किसको बोलते हैं, जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष क्या है, जब 6 घंटे जोड़ के जो है 6 घंटे लगातार जोड़ते हुए हम लोग 4 साल तक का जोड़ते हैं तो हम लोगों का 24 घंटे पूरा होता है और ये फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है तो उसे लीप वर्ष बोलते हैं। उत्तर एवं दक्षिणी आयांतों में अंतर बताइए। उत्तर में क्या है, उत्तरी जब गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी लंबवत किरणें पड़ती हैं सूर्य की तो उसको उत्तरी आयांत, और जब दक्षिण दिशा में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती तो उसको दक्षिणी आयांत बोलते हैं। विषुव क्या है, जब विषुवत रेखा पर लगातार सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसे मतलब सीधी पड़ती हैं, पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात का समय बराबर होता है तो उसे विषुव कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आयांत अलग अलग समय होता है, क्यों। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों। ये 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ठीक, इसके अलावा टिक पहले से लगे हैं। पृथ्वी के सूर्य की ओर की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ, तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा होता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, तो विषुवत वृत्त पे कब पड़ती हैं, तो 21 मार्च को पड़ती हैं। हम लोगों ने देखा भी गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो भैया ये परिक्रमण के कारण होता है। यहाँ पे घूर्णन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, परिक्रमण, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ घूमने के कारण जो है, मतलब सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो उसे परिक्रमण बोलते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, वर्ष में कह रहा है, वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 366 होती है। पृथ्वी प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर तरफ दीर्घवृत्ताकार में कक्षा में घूमते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। शीत ऋतु के दिन छोटे होते हैं। ठीक, ये चीज हो गई आपकी पूरी कंप्लीट। ठीक, अब जैसे कि अन्य चीजें, ये चीज आप पूरा छल्ले की सहायता से मदद कर सकते हैं, खेल खेल की बात है। ठीक, तो अब अगर अभी तक का जो है हम लोगों ने जितना चैप्टर देख लिए हैं, ये चैप्टर आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अदर चैप्टर हम धीरे धीरे पूरे कवर कर रहे हैं जो आपको लगातार इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।